Good morning everyone. So today I am going to discuss few questions of comprehensive book of 10th class. So the first question here is, for photosynthesis the green plants need. So here is a question. For photosynthesis a green plants need. ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए आपका क्या चाहिए? क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए होता है, CO2 और आपके अदर मैटर लाइक वाटर चाहिए होते हैं, लाइट चाहिए होती है. सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा कि प्लांट को ऑल ऑफ दिस सभी चाहिए होता है. ठीक है. अच्छा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन मोस्ट एडिक्वेटली सम ऑफ द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन. यानी इन सभी इक्वेशन में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सबसे बेस्ट कौन सी शो कर रही है? तो देखो इन दो इक्वेशन में तो लाइट गिवन ही नहीं है, तो लाइट तो एसेंशियल होता है, तो इसलिए इन दोनों इक्वेशन को तो हम कट कर देते हैं. अब आपकी बची फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर CO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर इन्होंने या तो इसे एन मॉलिक्यूल देना था, तो यहाँ पर एग्जैक्ट फॉर्मूला CnH2NON इस तरह से होता है. तो एन मॉलिक्यूल्स अगर होता होल स्क्वायर का, सो ये फॉर्मूला भी आपका करेक्ट होता, बट यहाँ पर इन्होंने फिक्स फॉर्मूला किया हुआ है CH2O, तो CH2O ये आपका फॉर्म नहीं होगा. सो इसलिए ये इक्वेशन भी आपकी गलत है. अगर होल स्क्वायर आपका n होता तब हम इसे करेक्ट करते. ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा. 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. सो यहाँ पर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन आपका सेकेंड का करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, for the process of photosynthesis all except one of the following items are essential, point out of the exception. इन्होंने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए आपके ये सारे आइटम्स जो एसेंशियल है एक्सेप्ट वन, एक एक्सेप्शन बताने. तो लाइट और क्लोरोफिल चाहिए होता है, CO2 ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑक्सीजन तो एज अ प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है और सुक्रोज कहीं पर भी आपका नहीं चाहिए होता है, एंड मिनरल्स एंड वाटर रिक्वायर्ड होता है. तो बच्चे यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो एक्सेप्शन है, बाकी सभी आपके करेक्ट हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ एसेंशियली 2 बायोलॉजिकल सिस्टम. फोटोसिंथेसिस में आपके 2 सिस्टम होते हैं, बिल्कुल हमने बात की थी. एक आपका लाइट फेज होता है जहां पर आपका वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, एंड अलोंग विद दैट यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. इसी एनर्जी मॉलिक्यूल को आपका यूज किया जाता है डार्क फेज में. तो सेकेंड आपका इस सिस्टम में डार्क फेज होता है, और डार्क फेज में आपका कार्बन को इस एनर्जी जो कि आपकी लाइट फेज में बनी, इस एनर्जी को यूज कर यहाँ पर कार्बन को कन्वर्ट किया जाएगा शुगर में, यानी कि आपका स्टार्च में. ठीक है, तो ये आपकी 2 आपके सिस्टम होते हैं फोटोसिंथेसिस में. अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है. इन्होंने कहा 2 सिस्टम है, तो इन्होंने कहा द सेकेंड ऑफ दी सिस्टम डज विच ऑफ द फॉलोइंग. सेकेंड सिस्टम में आपका क्या हुआ? तो पहले सिस्टम में तो मैंने बताया वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ है, क्या करने के लिए? एनर्जी और ऑक्सीजन फॉर्म करने के लिए. अब यहाँ पर लाइट फेज में जो एनर्जी बनी वही सेकेंड सिस्टम में आपका यूज होगी, जहां पर कार्बन को रिड्यूस किया जाएगा. किस में? आपका नॉर्मली हम बात करते हैं यहाँ पर आपको इक्वेशन में दिया होता है ग्लूकोज, बट ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, तो यहाँ पर आपका बनता स्टार्च है बच्चा. तो कार्बन को रिड्यूस किया जाता है सेकेंड सिस्टम में. तो आपका यहाँ पर है कि सेकेंड सिस्टम में लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा. रॉन्ग, ये तो आपका लाइट एनर्जी को यूज कर वाटर को स्प्लिट किया जाता है फर्स्ट सिस्टम में. यहाँ पर फर्स्ट है कार्बन फिक्स किया जाएगा, हो सकता है क्योंकि कार्बन रिड्यूस होता है, इसको हम रख लेते हैं. वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो बिल्कुल गलत. वर्क ओनली ये तो सिस्टम फर्स्ट है जो आपका लाइट फेज हम कहते हैं, जो कि लाइट में आपका वर्क करेगा. देन आपका है सिंथेसाइज स्टार्च, कि सेकेंड सिस्टम में स्टार्च बनाया जाएगा. तो बच्चे राइट ऑप्शन है कि कार्बन को फिक्स किया जाता है. ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज आपका बन रहा है तो वो तो डायरेक्टली यूज हो जाता है, और स्टोर्ड फॉर्म जो होती है वो स्टार्च होती है. तो हम मोर एक्यूरेट पर जाएंगे. सेकेंड सिस्टम में फिक्स किया गया है कार्बन को फिक्स किया गया है, रिड्यूस कर आपका स्टार्च में कन्वर्ट किया गया. सो द राइट ऑप्शन हेयर इज योर ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन इन, अगर खाली होता ऑक्सीजन कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पर जो ऑक्सीजन आपका फॉर्म होता है, यहाँ पर ये शुगर हो गया प्लस ऑक्सीजन बना, ये जो ऑक्सीजन आता है ये आपका फोटोलाइसिस यानी कि वाटर की स्प्लिटिंग से आया। बट यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इन्होंने पूछा ऑक्सीजन इन ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आया है? तो बच्चा यहाँ पर जो ऑक्सीजन आया है वो कार्बन का ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। ठीक है, हम 6 मॉलिक्यूल लेते हैं ना CO2 के, तो यहाँ पर ये 6 मॉलिक्यूल C6H12O6 बना रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ही आया है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो आपका वाटर से आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? कार्बन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज पूछा है। अगर सीधा पूछते ऑक्सीजन आपका प्रोडक्ट साइड पर तो हम यहाँ पर ऑप्शन लेते वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th वन, द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी बताया वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है और वाटर की स्प्लिटिंग होती है लाइट की प्रेजेंस में। ओके, लाइट की प्रेजेंस में, तो लाइट के लिए हम टर्म यूज करते हैं बच्चा फोटो, और वाटर स्प्लिटिंग टूट रहा होता है ना कुछ, तो उसे हम लाइसिस बोलते हैं, टूटना। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में टूटना आपका क्या हो जाएगा? फोटोलाइसिस। अगर नॉर्मली होता वाटर की स्प्लिटिंग तो हम हाइड्रोलिसिस भी यूज कर सकते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग, बट यहाँ पर्टिकुलर है लाइट की प्रेजेंस में आपका वाटर टूटता है तो उसे हम यहाँ पर फोटोलाइसिस एक्यूरेट टर्म देते हैं बच्चा। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस आपको पता ही है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? ये श्रिंकेज होता है साइटोप्लाज्म का, और ये कब होगा? जब हम अपने सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। ओके, सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। तो आपका क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सबको पता है ये आपका, वेट अ सेकेंड, ओके, सो सबको पता है आपका यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रोमा था, और यहाँ पर ये थैलाकॉइड जो है वो स्टैक होकर ग्राना बना रहे हैं। यहाँ पर ये स्ट्रोमा था, इसका DNA था और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ग्राना। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बच्चा क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है ना वो इन ग्राना रीजन में होता है, इनमें ग्राना। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट फील्ड होता है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है? तो इन द ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में प्रेजेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ग्राना रेफर्स टू, ग्राना क्या होता है? अभी बताया है, ये आपका स्टैक ऑफ थैलाकॉइड। थैलाकॉइड्स आपका क्या होता है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कई जगह पर लैमिला लिखा होगा, लैमिला लाइक स्ट्रक्चर। तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज योर थैलाकॉइड, और यही थैलाकॉइड का ग्रुप, ये थैलाकॉइड एक दूसरे पर जब स्टैक होते हैं, एक दूसरे पर प्लेस किए जाते हैं, तो इन्हीं का ग्रुप आपका ग्राना बनाता है। तो ग्राना आपका क्या हो गया? स्टैक ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो हमें पता है ऑक्सीजन और आपका ग्लूकोज ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तो आपका ग्राना कोई टर्म नहीं आता है। देन आपका यहाँ पर और ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस होता है, सी ग्लूकोज, ग्लाइको टर्म है ग्लूकोज के लिए, लाइसिस मतलब टूटना, तो ये तो एक प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, जो कि आपके सेल के साइटोप्लाज्म में आपने पढ़ा ना, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। तो यहाँ पर सेल के साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज आपका रेस्पिरेशन में पड़ा है, पायरुवेट में टूटता है, तो वो जो प्रोसेस होती है वहां मैंने आपको लिखा है ग्लाइकोलाइसिस, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका क्या है? स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड को हम ग्राना कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस जनरली अराउंड। देखो बच्चे, ये मैं आपको इको वाले अवर एनवायरनमेंट में करा चुकी हूँ कि सनलाइट जो होती है, सनलाइट का
सिर्फ पार रीजन यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है वही आपका प्लांट यूज करते हैं, और ये आपका 1% होता है। तो सनलाइट का 1% प्लांट यूज करते हैं, और फिर आगे हमने बात की थी आपका 10% लॉ चलता है फूड चेन में। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लाइट एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस में फिक्स हुई, यानी फोटोसिंथेसिस कौन कर रहे, प्लांट ना, तो प्लांट ने कितना लाइट एनर्जी फिक्स की है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चा 1% हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन आपके सेम है, तो यहाँ पर 1% होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल सभी चाहिए होता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, अदर टर्म ऑफ डाइजेशन। बच्चे देखो डाइजेशन के लिए अदर टर्म वैसे कोई नहीं, बट डाइजेशन को अगर हम देखें तो ये है क्या, डाइजेशन इज अ प्रोसेस जहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म में, ये टर्म देखो, सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म में आपका कन्वर्ट किया जाए, एब्जॉर्वेबल फॉर्म में आपका कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पर हम यहाँ से क्या दे सकते हैं, देखो आपका दो ही टर्म है जो डाइजेशन से रिलेटेड है। डिहाइड्रेशन तो पानी की कमी होता है, हाइड्रोलिसिस होता है पानी का टूटना, तो ये तो डाइजेशन से लिंक नहीं है। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन दोनों आपने स्टेप्स ऑफ डाइजेशन में पढ़ा है, जहाँ पर हमने बात की थी इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और एक्सक्रीशन होगा। तो यहाँ पर आपका दोनों में से अगर आपको चूज करना है तो मैं एब्जॉर्प्शन को यूज करूंगी, क्योंकि डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होना सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म में। तो एब्जॉर्वेबल फॉर्म आपका जो है यानी कि एब्जॉर्प्शन आपका अदर नेम हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन विद इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज, अगेन यहाँ पर देखो ये ऑप्शन अगर हम देखें डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर यानी कि ईसोफेगस और स्टमक, इसके अंदर आपका जो चल रहा है ये किस तरह का आपका डाइजेशन है। देखो इनकम्प्लीट होता है जहां पर आपका इनटेक और एक्सपेल जो हम करते हैं उसके लिए कॉमन ओपनिंग हो, एक ही ओपनिंग हो, यानी कि जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में हम कहते हैं ना कि माउथ है और यहीं से पानी आ रहा है, डाइजेशन हो रहा है और यहीं से एक्सपेल हो रहा है, तो वहां पर हम इनकम्प्लीट कहते हैं। जहां पर ऑर्गेनिज्म में माउथ यानी कि इनटेक के लिए अलग ओपनिंग है और एनस यानी एक्सपेल करने के लिए, वेस्ट एक्सपेल करने के लिए अलग ओपनिंग है, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट और कंप्लीट की तो बात ही नहीं की, ठीक है, विद इन पूछा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाइजेशन क्या है। तो देखो वैसे देखा जाए इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर की बात, तो बच्चा यहाँ पर आपका ये ट्रैक है, इसके अंदर डाइजेशन चल रहा है, तो ये सेल तो है नहीं, है ना, तो लॉजिकली तो ये आपका जो है आपका करेक्ट नहीं है। ह्यूमन के केस में अगर हम देखा जाए तो इंटर और इंटरसेल्यूलर की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये देखो ट्रैक है, ये ट्रैक आपका पूरा जो है सेल से बना हुआ है, तो यहाँ पर तो ये ट्यूब के बीच में चल रहा है। ये स्टमक है, स्टमक की वॉल जो है वो सेल से बनी हुई है, पर स्टमक कोई एक सेल थोड़ी है ना, तो लॉजिकली तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है आपका। बट यहाँ पर अब आपको देखना है तो आप इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन तो इंट्रासेल्यूलर आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टीथ आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड फंक्शन, तो उन्हें हम क्या कहते हैं। देखो ये सारे टर्म्स आपके टीथ से रिलेटेड है। जब आपके टीथ डिफरेंट हो, डिफरेंट जहां पर टर्म आ जाए, डिफरेंट के लिए हम बायो में टर्म यूज करते हैं हेट्रो, कहीं पर भी टर्म आता है हेट्रो तो हम डिफरेंट बात करते हैं। तो यहाँ पर डोंट टर्म जो होता है वो डेंट के लिए आता है, यानी कि डेंटल, दांतों की बात जहां जहां होगी ना वहां डोंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेट्रोडोंट यानी कि दांत जो है वो अलग अलग शेप साइज के हों, तो इसका करेक्ट आंसर है हेट्रोडोंट, ठीक है। थिकोडोंट क्या होते हैं, थिकोडोंट होते जहां पर आपके टीथ जो हैं वो सॉकेट्स में एम्बेडेड हो, सॉकेट्स में एम्बेडेड, जैसे हमारी जॉ बोन है, तो हमारे जॉ बोन में ये हमारी जॉ बोन है, इसके अंदर ये सॉकेट बने हुए हैं और यहाँ पर टीथ जो है एम्बेडेड है, तो जहां पर टीथ सॉकेट में एम्बेडेड और धसे हुए हों उसे हम कहते हैं थिकोडोंट। ओके,
देन डेसिडुअस जो होते हैं उन्हें हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, जो कि आपके कुछ टाइम के लिए, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन में 20 टीथ जो हैं बच्चों में जो आते हैं वो आपके डेसिडुअस होते हैं, यानी कि वो टूट जाते, टेम्पररी है, जिन्हें हम मिल्क टीथ भी कह रहे हैं। ओके, और उसके बाद आपके आते हैं परमानेंट टीथ। तो डेसिडुअस है टेम्पररी जो आपके मिल्क टीथ हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन 13 का क्या होगा, डिफरेंट शेप और साइज के हेट्रोडोंट होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ टीथ आर रिप्लेस्ड इन मैन। अब देखो मैन और वुमेन में कोई अलग तो चीज हो नहीं रही, यहाँ पर कॉमन ह्यूमन की बात की गई है। तो यहाँ पर जो रिप्लेस होते हैं नंबर ऑफ टीथ, यानी कि आपके डेसिडुअस या हम कहें मिल्क टीथ, डेसिडुअस या हम कहें मिल्क या टेम्पररी टीथ की बात हो रही है, तो वो आपके 20 टीथ होते हैं। ओके, 5 अपर जो 10 अपर जो में और 10 लोअर जो में, ठीक है। तो 20 टीथ होते हैं आपके जो रिप्लेस हो सकते हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटाइन इज द, डेंटाइन आपका क्या होता है, सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है टूथ का, नहीं। हार्डेस्ट पार्ट ये भी नहीं, ये तो इनेमल होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ टूथ बिटवीन इनेमल एंड पल्प, ये सही है बच्चा, ठीक है। तो इनेमल और पल्प, देखो ये आपका टीथ है, ये क्राउन है, ये नेक है और ये रूट है। तो यहाँ पर आपका इनेमल, ये आपकी कवरिंग होती है इनेमल की, हार्डेस्ट जो हम कह रहे हैं। और ये जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा थिक दिखा रही हूँ, ये इनेमल के जस्ट नीचे होती है आपकी डेंटाइन, और ये डेंटाइन कंप्लीट कवर करती है। इनेमल जो होता है ना वो ऊपर वाले क्राउन रीजन में होता है, सिर्फ क्राउन में आपका होता है इनेमल, यहाँ ऊपर, ठीक है, ये ऊपर है। डेंटाइन आपका कंप्लीट होता है। तो डेंटाइन जो है आपको येलो कभी आपका वाइट पार्ट हट जाए तो यहाँ पर आपको येलो सेंसिटिव एरिया एक्सपोज हो जाता है, वही आपका डेंटाइन होता है। और इसके अंदर फिर जो भरा हुआ होता है वो पल्प होता है। पल्प होता है जहाँ पर आपकी ब्लड वेसल, नर्व्स वगैरह जो हैं वो सब होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा कि डेंटाइन जो है वो पल्प और इनेमल के बीच का पार्ट होती है। एंड ये आपके टीथ में जब आपको सेंसिटिविटी महसूस होने लगे, यानी कि आपकी डेंटाइन एक्सपोज हो चुकी है। ये भी प्रोटेक्शन का ही काम कर रही है, प्रोटेक्शन ही देगी, बट इनेमल के ब्रेक होने के बाद ही एक्सपोज होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए सैलिवरी ग्लैंड। तो आपको मैंने बताया 3 आपकी होती सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल। ये टंग के नीचे होगी, ये आपकी होगी जो आपकी जॉ बोन है उसके एंगल पर, यानी कि कानों के वहां जहाँ आपकी जॉ बोन खत्म हो रही है उसके एंगल पर होगी। और पैरोटिड आपकी ईयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगी। तो ये ईयर के नीचे जो है पैरोटिड, फिर ये आपकी जॉ जबड़ा है, जबड़े दोनों जबड़ों के एंगल पर जो होगी वो आपकी सब मैक्सिलरी, और टंग के नीचे जो होगी वो होगी आपकी सबलिंगुअल। लेक्राइमल आप चेक करिएगा, ऑयल ग्लैंड का नाम होगा, ठीक है, चेक करना इसको, ये ऑयल ग्लैंड का नाम होगा। सिबेशियस भी कहते हैं, लेक्राइमल टीयर ग्लैंड है। लेक्राइमल आप चेक करना, ये आपका टीयर ग्लैंड मिलेगी, ठीक है। ऑयल ग्लैंड को हम सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, सिबेशियस होती है ऑयल ग्लैंड। ओके, सो इसे चेक करिए, ये टीयर ग्लैंड मिलेगी आपकी। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। देखो अमाइलोलाइटिक कॉमन टर्म है, अमाइलोलाइटिक यानी वो एंजाइम, अमाइलेज भी हम कह सकते हैं, अमाइलेज एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ आपका प्रेजेंट होता है। अमाइलेज अगर हम देखें तो आपके माउथ में, बकल कैविटी में भी है, जहाँ पर हमने पढ़ा है सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है पेनक्रियाज में भी होता है, पेनक्रियाटिक जूस में भी है, जो कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है और वहां पर डिग्रेड करेगा, तो उसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज। फिर स्टमक में भी होता है, स्टमक में आपके जो होंगे उन्हें हम कह देते हैं बच्चा गैस्ट्रिक अमाइलेज। तो ये कॉमन टर्म है, अमाइलेज मतलब कॉमन है, जो अमाइलेज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे कहा है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करे, आपसे कहा अमाइलोलाइटिक एंजाइम कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होंगे। तो सैलिवरी ग्लैंड बिल्कुल होंगे, लेकिन लीवर में नहीं होते। यहाँ तो बाइल जूस होगा, और बाइल जूस के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा है, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। यहाँ पर बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि आपका फैट को इमल्सिफाइड करते हैं। स्टमक एंड पेनक्रियाज बिल्कुल हो सकता है।
सेलिवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज, ये भी सही है, यहाँ लीवर आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन गए। अब आते हैं इन दोनों में से कौन सा उठा है, तो बच्चा सेलिवरी ग्लैंड तो बिल्कुल फिक्स है, यहाँ तो किसी और का होता ही नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ब्रेक होता है, क्योंकि सलाइवा में आपका एक ही एंजाइम है सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है। और स्टमक में अगर हम बात करें तो स्टमक में मेन आपका जो डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का होता है, अमाइलेज भी यहाँ प्रेजेंट होता है, ऐसी बात नहीं मिलेगा, बट यहाँ मेन आपका प्रोटीन मिलता है। तो हम ज्यादा एक्यूरेट जो है वो सी ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड में तो सिर्फ आपका सेलिवरी अमाइलेज ही है और कोई है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और ब्रेक डाउन होता ही नहीं है। और पेनक्रियाटिक जूस में पेनक्रियाटिक अमाइलेज है ही, ठीक है। तो दोनों में पेनक्रियास तो कॉमन ही है, इन दोनों में से मेन हम सलाइवरी ग्लैंड को उठाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ईसोफेगस इज ड्यू टू। लाइव क्लास में हमने बात की थी बच्चा कि देखो लुब्रिकेशन ऑफ सलाइवा तो पैसेज को इजी करता है, ये तो सही है। पेरिस्टालिस भी आपका फूड मूवमेंट, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। ग्रेविटेशनल पुल पर आते हैं, ये मैंने आपका रीड किए कुछ आर्टिकल्स, तो वहां पर है कि ग्रेविटेशनल पुल कई आर्टिकल्स में है कि बिल्कुल होता है, और कईयों में है कि आपका ग्रेविटेशनल पुल को अगर हम मेन माने तो फिर वहां पर आपका जो फूड का मूवमेंट है वो डिसफंक्शन हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल को हम हमेशा नहीं मान सकते हैं, तो इसलिए आपका ऑल ऑफ दीज को ना लेकर आप यहाँ पर फिर खाली पेरिस्टालिसिस ही करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी को प्रिफर कर लेते हैं। देखो लुब्रिकेशन तो करवाता है, ये तो सही था, पेरिस्टालिसिस भी सही था, यहाँ पर डाउट, और यहाँ पर 50-50 है कहीं पर नहीं बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर फिर ऑप्शन क्या पिक करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको मेन प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देनी है, तो वहां पर सिर्फ पेरिस्टालिसिस का ही बात है, तो हम पेरिस्टालिसिस को ही करेक्ट करेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक प्लेस इफेक्टिवली। गैस्ट्रिक टर्म आ रहा है तो यानी स्टमक से रिलेटेड है, स्टमक या गट आपका टर्म हो, एक ही चीज होता है। तो यहाँ पर आपका जो है इन्होंने कहा यहाँ पर इफेक्टिवली किस मीडियम में होता है, तो सबको पता है स्टमक के अंदर आपका क्या है HCl, और यहाँ pH होता है 1 to 2, तो हाईली एसिडिक कंडीशन, तो हम एसिडिक मीडियम करेंगे। देन नेक्स्ट है स्टमक ऑफ मैन मेनली डाइजेस्ट। अभी हमने बात की कि यहाँ पर आपका लाइपेज, फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज तो यहाँ माइल्ड होता है, तो वो बच्चा आपका वर्क नहीं कर रहा होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए यहाँ पर आपके हैं अमाइलेज है, माल्टेज आप ले सकते हैं, सुक्रोज को तोड़ने के लिए भी मिल जाएंगे, बट मेन डाइजेशन यहाँ प्रोटीन का हो रहा है, और इसके लिए यहाँ एंजाइम होता है कौन, पेप्सिन, ठीक है। तो यहाँ मेन पूछा है तो हम प्रोटीन्स को लेंगे स्टमक में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल आपका प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है आपका लीवर में, और स्टोरेज हो रहा है आपका गॉल ब्लैडर में। तो लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है और स्टोरेज गॉल ब्लैडर में हो रहा है। देन द मेन फंक्शन ऑफ लैक्टियल्स ऑफ इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ। देखो आपको या तो लैक्टियल्स मिले इंटेस्टाइन में, ये तो पता है एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात बताती हूँ, देखो एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन में, विलाय कराएंगे, तो विलाय तो इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ये एब्जॉर्प्शन दो जगह होता है, या तो आपके ब्लड में हो रहा होगा, या फिर आपको टर्म मिलेगी लैक्टियल डक्ट, या आपको मिलेगा लिम्फ, ठीक है। सो यहाँ पर लैक्टियल जो होते हैं वो लिम्फ ही होती हैं, लिम्फ की ही छोटी ब्रांचेस होती हैं, और लैक्टियल टर्म बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाइटिश अपीयरेंस देते जब यहाँ पर आपका स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर ब्लड में बाकी सारे आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके ब्लड में ही एब्जॉर्ब होते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज फैट। तो यहाँ पर फैट एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं वो लैक्टियल डक्ट या लिम्फ वेसल आपको दिया होगा ऑप्शन, वहां पर इनका एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी आपके जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, उन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ब्लड स्ट्रीम में होगा। तो बच्चा यहाँ लैक्टियल ऑफ इंटेस्टाइन पूछा है तो हम फैट एंड ग्लिसरॉल को करेंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाइटामिन, लैक्टिक एसिड,
ये सारे आपके ब्लड में होंगे, बाकी सारा एब्जॉर्प्शन ब्लड में, सिर्फ आपका एक आपको याद रखना फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये आपके ब्लड में नहीं बल्कि लिम्फ वेसल या लैक्टेल डक्ट जो है उसमें होंगे। लैक्टेल टर्म होता है जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है तो ये व्हाइटिश कलर की अपीयर होती है, और व्हाइट अपीयरेंस के लिए इनका नाम लैक्टियल पड़ा है। लैक्टेल का मतलब होता है व्हाइटिश अपीयरेंस। देन देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फर्स्ट टेकन अप फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल बाय। देखो टेकन अप फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल विलाय आप लेते तो विलाय तो बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन की ही इनफोल्डिंग है, तो ये तो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट हो गया है ना। इन्होंने कहा टेकअप फ्रॉम एलिमेंट्री, इस एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ पर टेकअप किया गया, यानी विलाय को तो नहीं लेना, मोस्ट ऑफ द बच्चे विलाय लगाएंगे, तो विलाय तो एलिमेंट्री कैनाल ही है ना। तो यहाँ पर आपका इसके बाद आपका कहाँ लिया गया, तो मैंने बात की बाकी सारे न्यूट्रिएंट ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे, लेकिन आपका जो फैट है वो आपका कहाँ जाएगा, वो आपके लिम्फ वैसल्स में जाएगा, लैक्टियल डक्ट में जाएगा। ठीक है, अब ये पोर्टल टर्म आप कहोगे, पोर्टल आपका सिस्टम है मेनली। देखो यहाँ पर आपका जो एक्सचेंज होता है वो हार्ट और ऑर्गन के बीच में होता है। जैसे कुछ भी चीज आ रही है हार्ट से ऑर्गन और ऑर्गन से हार्ट में जाती, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ब्लड के थ्रू ही तो आ रहा है ना, हर कुछ भी चीज आ रही है वो ब्लड के थ्रू ही आ रही है, और ऑर्गन से कुछ भी जा रहा है ब्लड के थ्रू ही जा रहा है, तो हमारा ट्रांसपोर्ट कंडक्टिंग सिस्टम तो ब्लड ही है ना। तो हमेशा ब्लड हार्ट और ऑर्गन के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन इन केस ऐसा हो कि हार्ट से कोई चीज आपकी गई ब्लड के थ्रू, वो किसी ऑर्गन में गई, ठीक है, ऑर्गन 1 में गई, और फिर इस ऑर्गन से ब्लड जो है जो भी कलेक्ट करता, चाहे वेस्ट कलेक्ट करता चाहे न्यूट्रिएंट कलेक्ट करता, वो हार्ट तक जाना चाहिए था, हार्ट उसे सर्कुलेट करता हर जगह। लेकिन ऐसा हुआ इस ऑर्गन 1 से जो ब्लड है वो ऑर्गन 2 तक चला गया, और फिर आपका यहाँ पर जा रहा है हार्ट में, तो वो पोर्टल सिस्टम कहलाता है। तो हमारी बॉडी में 3 पोर्टल सिस्टम होते हैं, जहाँ पर हार्ट और ऑर्गन के बीच में एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा डाइजेशन में, मान लो आपका वेस्ट प्रोड्यूस हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो आपका अमोनिया बना, तो अमोनिया आपका यहाँ पर इंटेस्टाइन से कहाँ पर गया, लीवर में जाएगा बच्चा, हार्ट में नहीं जाएगा। तो अमोनिया क्योंकि इस ब्लड में होगा तो उसे लीवर में भेजा जाएगा, और फिर लीवर से वो हार्ट में जाएगा। तो इस तरह के आपके 3 पोर्टल सिस्टम है, एक रीनल पोर्टल, हिपैटिक पोर्टल, एक आपके ब्रेन में होता है हाइपोफेशियल पोर्टल। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको पोर्टल सिस्टम समझा रही हूँ। पोर्टल सिस्टम जहाँ पर हार्ट ऑर्गन के बीच में एक और ऑर्गन हो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हार्ट ऑर्गन ऑर्गन हार्ट, इस तरह का साइकिल अगर चल रहा है, हार्ट से किसी ऑर्गन में, ऑर्गन से किसी और ऑर्गन में, और फिर हार्ट में, तो वो आपका पोर्टल सिस्टम कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन इंसुलिन मेनली कंट्रोल। ह्यूमन इंसुलिन, अब ये देखो इंसुलिन ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन आता, बट मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। देखो आपका जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज जो होता है बच्चा, यहाँ से आपके पेनक्रियाटिक जूस तो निकलता है, और ये पेनक्रियाटिक जूस एक डक्ट के थ्रू आपका कहाँ तक जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रहा है। तो जब कोई सिक्रीशन डक्ट के थ्रू आपका कहीं जा रही हो, कहीं पोर की जा रही हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो आपका पार्ट क्या है, वो है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगी। एक्सोक्राइन डक्ट ग्लैंड हम कहते हैं, जहां पर कोई डक्ट के थ्रू सिक्रीशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट गई। आपका यहाँ पर दूसरा क्या होता है कि पेनक्रियाज से आपका, जैसे पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो वो किससे जाते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, इस तरह का ड्रॉ करते हो ना, ये ऊपर स्टमक आता है, फिर ये आपकी ड्यूडेनम आती है सर्कुलर, और इसके बीच में ये एक डक्ट होती है, और यहाँ पेनक्रियाज होता है। तो पेनक्रियाज से जो भी आपका सिक्रीट हुआ पहले वो इस डक्ट में आया, और डक्ट से फिर ड्यूडेनम में गया है। तो यहाँ पर अगर डक्ट के थ्रू कहीं और आपका पोर किया जा रहा है, सिक्रीट किया जा रहा है, तो वो आपकी ग्लैंड जो है, ये आपका ऑर्गन एक ग्लैंड की तरह भी एक्ट करेगा, और ये हम कहेंगे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, डक्ट के साथ जा रही है। दूसरा होता है इसी पेनक्रियाज से कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं,
हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन किसी डक्ट के थ्रू नहीं बल्कि सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। तो ये कैसा होगा, मान लो ये आपकी पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज में आपका ब्लड वेसल का नेटवर्क होगा, और ये जो सिक्रीशन करेगी वो सीधा आपका यहाँ ब्लड वेसल में एंटर कर गया। तो यहाँ कोई डक्ट नहीं थी, इसके जो सेल्स आपका सिक्रीशन कर रहे थे पेनक्रियाज के सेल, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में पोर कर दिए गए। तो जहाँ सीधा ब्लड स्ट्रीम में गए, कोई डक्ट नहीं थी, तो उसे हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, और डक्टलेस को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। सो बच्चे यहाँ पर देखिए, आपका जो पेनक्रियाज है उसमें आपका उसने दोनों तरह से डुअल बिहेवियर शो किया। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर वो हम कहें पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रही तो हम पेनक्रियाज को कहेंगे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर हम कहें यहाँ हार्मोन सिक्रीट कर रही है तो मैं इसे कहूँगी ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जहाँ पर आपका ये डुअल फंक्शन शो करी तो हम इसे कहते हैं कि आपकी ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी बिहेव कर सकती है और एंडोक्राइन भी। अब इसमें जो एंडोक्राइन आपका पार्ट आता है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि ये हार्मोन सिक्रीट कर रही है कहाँ पर, सीधा ब्लड में, हार्मोन सिक्रीट कर रही है सीधा ब्लड में। तो यहाँ पर बच्चा आपका जो हार्मोन होते हैं पेनक्रियाज से, वो दो हार्मोन होते हैं। एक होता है ग्लूकागॉन, ठीक है, और दूसरा होता है इंसुलिन। ग्लूकागॉन क्या होता है, ग्लूकागॉन आपका जब टूटेगा, ग्लूकागॉन जब टूटेगा तो ये आपका टूटकर बनाता है ग्लूकोज, यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और ग्लूकोज अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में पर्सन को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा यहाँ से हार्मोन सिक्रीट हुआ इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो इंसुलिन उस ग्लूकोज का अपटेक करवा देता है कहाँ पर, सेल के इनसाइड। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा। तो इंसुलिन का काम होता है आपके ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड बोल रही हूँ मैं, ब्लड से कम करेगा और सेल में पहुंचा देगा। तो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम आपका कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो अगर पूछा जाए इंसुलिन मेनली क्या कंट्रोल कर रहा है, तो बच्चा प्रोटीन लिपिड यहाँ कुछ नहीं है, हम बात करें यहाँ ग्लूकोज की, यानी कि किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आपका रेगुलेट करता है। जब आपका ग्लूकागॉन ज़्यादा होता है, ग्लूकागॉन आपका ज़्यादा है, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम होगा, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम होगा तो यहाँ पर ग्लूकागॉन का सिक्रीशन बढ़ाया जाएगा, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन बढ़ाया जाएगा। और जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में तो यहाँ इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाया जाएगा। तो पेनक्रियाज से दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर ग्लूकोज कम हो रहा है तो पेनक्रियाज ग्लूकागॉन बनाएगी, अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाएगी। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 25 सेंटीमीटर ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लासेस में भी। पहले आपका ये 25 सेंटीमीटर जो कि बिल्कुल कॉइल नहीं होती, इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। फिर आपकी हाईली कॉइल आती है जिसे हम कहते हैं जेजुनम, और फिर आपकी लेस थोड़ी कॉइल आएगी जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी ओपन होगी, उसे हम कहेंगे इलियम, ठीक है। तो ये तीनों आपके पार्ट होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। कोलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन 25 सेंटीमीटर ह्यूमन इंटेस्टाइन। जो पहली 25 आती है जो अनकॉइल्ड होती है वो ड्यूडेनम होती है। ड्यूडेनम अनकॉइल्ड, जेजुनम हाईली कॉइल्ड, इलियम स्लाइटली कॉइल्ड, और ये सीक्वेंस भी यही है 1 2 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन द स्टमक इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ। कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क प्रोटीन जो है, मिल्क प्रोटीन को क्वागुलेट कराना। क्वागुलेट टर्म हम यूज करते हैं जहां पर हम बात करें प्रेसिपिटेट हम बना रहे हैं। तो मिल्क प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने का काम कौन कर रहा है, प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, तभी प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो बच्चे यहाँ देखिए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन स्टमक इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ता है, बट ये तो आपका हो गया कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये तो हट गया ऑप्शन से। देन HCl, ये तो आपका स्टमक में होता है और इसका तोड़ने का कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटीन वगैरह पे एक्ट ही नहीं करता। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गए कट।
बचा पेप्सिन और रेनिन। तो बच्चा रेनिन भी कर्डलिंग कराएगा और पेप्सिन भी आपका कर्डलिंग तो करा ही रहा है, प्रोटीन को कोएगुलेट कर रहा है ना। रेनिन आपका प्रेजेंट होता है रूमिनेंट ऑर्गन में, ऑर्गेनिज्म में, जो जुगाली कर कैटल्स, काओ वगैरह जो होती है वहाँ पर आपका होता है। या फिर रेनिन आपका प्रेजेंट होता है ह्यूमन की केस में बच्चों में, किड्स में आपका प्रेजेंट होता है, जो आपके मिल्क पर ही फीड करते हैं। अडल्ट ह्यूमन में रेनिन नहीं मिलेगा। तो अडल्ट की केस में अगर हम देखें तो बच्चा पेप्सिन यहाँ राइट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कोई बताया तो है नहीं कि बच्चों में है कि बड़ों में है। तो ह्यूमन अडल्ट में तो मिलता ही नहीं है रेनिन, है ना। वो आपका प्रेजेंट भी होगा तो इनएक्टिव या बहुत कम वर्क कर रहा होगा, वैसे तो होगा ही नहीं। और यहाँ पर रेनिन को ही हम काइमोसिन भी बोलते हैं। तो अडल्ट में ये जो है प्रोकाइमोसिन की फॉर्म में आपको मिल सकता है, इनएक्टिव फॉर्म में, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, आई डोंट हैव आंसर की राइट नाउ ऑफ दिस क्वेश्चंस, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर पेप्सिन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि रेनिन सिर्फ बच्चों में है और कैटल्स के जो होते काल्फ वगैरह जो दूध पीते हैं उनमें होता है। तो पेप्सिन इज द राइट आंसर। देन पेप्सिन डाइजेस्ट व्हाट, तो अभी हमने बात की ये जो है पहली बात तो पेप्सिन आपका स्टमक में होगा, तो ड्यूडेनम इंटेस्टाइन, इलियम इंटेस्टाइन, सारे गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है प्रोटीन्स इन स्टमक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रोटीन इन स्टमक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हो गए। So these are few questions I have discussed today of your comprehensive book. In the next class we will take few more MCQ of your chapter nutrition from Pradeep's edition. Okay, so this is all for today. Thank you.